बेटा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था ना? यस मैम। ओके, आपको याद है हमने इसमें क्या पढ़ा था? मैं आपको एक रिविजन दे देती हूँ, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यस मैम। इसमें हमने पढ़ा था कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। गुड, ठीक है। एक अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो हमने देखा था कि एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिव पावर, या फिर एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है वो बराबर आता है ईवी के। और बेटा यहाँ पे ईवी क्या था? इट इज द emissive power of black body. वेरी गुड, एमिसिव पावर This call is now being transcribed. ब्लैक बॉडी, ठीक है। और टू बी Ma'am? वेरी प्रिसाइज, हाँ जी, मुझे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एब्जॉर्प्टिव पावर यानी कि कितना यानी रेडिएशन। अल्फा बनाया आपने या फिर जेड है? ये बनाया तो मैंने ए था, ज्यादा स्टाइल में बना दिया था ऐसे वाला, सॉरी। एट गिवन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा पूरा बोलो। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, सॉरी। हाँ, तो आज हम शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बेटा बहुत ही जर्नल सी बात करी है इन्होंने, ये बात हमको भी पता है, तो हमने वैसे सोचा नहीं, इन्होंने नंबर में लगा के बता दी। बात बड़ी सिंपल सी है, और ये कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, बेटा रेट ऑफ कूलिंग से क्या मतलब हुआ? यानी कि जो फॉल इन टेम्परेचर है ना। और मैंने आपको बताया था कि जब भी रेट वर्ड आए तो फिजिक्स में 99% केसेस में क्या होता है? अपॉन टाइम, राइट। तो जो फॉल इन टेम्परेचर अपॉन टाइम है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, और वो भी किसमें? बॉडी और सराउंडिंग में। ये इनका स्टेटमेंट था, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कितनी जर्नल सी बात है ये। एक बात बताओ, कोई भी बॉडी है वो गर्म है, तो स्टार्टिंग में जितना जल्दी ठंडी होगी उतना लेट में ज्यादा टाइम लेगी ना सेम टेम्परेचर ड्रॉप के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसे समझते हैं कि हमारा एक रूम है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है। अपने पास एक बॉडी है, ये लेट्स से ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर लेट्स से फॉल हुआ 80 डिग्री पर। कितने का फॉल है ये? 20 डिग्री का। 20। ओके, 80 डिग्री से फॉल हुआ 60 डिग्री पे, अगेन 20 डिग्री का फॉल है। यस मैम। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिया। आपको पता है फाइनली जाकर क्या होगा? रूम टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर हो जाएगा, तभी टेम्परेचर कांस्टेंट बैठ जाएगा। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं एक सेकेंड, ये जो 100 से 80 गया है, यहाँ पे टाइम T1 लगा, इधर टाइम T2 लगा, और इधर टाइम T3 लगा, ठीक है। एक बार बताओ, जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल टेम्परेचर है, बेटा अभी कितना टेम्परेचर डिफरेंस है रूम और बॉडी के बीच में? 20 डिग्री। 80 का 100 माइनस 20, 80 का है। ओके, अब जब 80 से 60 जा रहा है, तभी इनिशियल टेम्परेचर और मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना डिफरेंस पे है? 16। ठीक है, 20. 80 माइनस 20, बेटा टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी और सराउंडिंग का। ओके, 60 टू 40 वाले पे कितना है? 40। 20. आप देख रहे हो यस मैम। कि लगातार रेट जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो वैल्यू कम होती जा रही है, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज होते जा रहा है ना। बोलो, ये चीज समझ में आती है कि नहीं? Yes, ma'am. हमको तो पहले से पता था कि हीट किस पे डिपेंड करती है? हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस पे, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, है ना। अब जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल करता जा रहा है, वो टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो टाइम है ना, ये T1, देखो सब जगह 20 डिग्री का फॉल है, फॉल हमने कांस्टेंट रखा है, लेकिन जो टाइम है T1, T2 और T3 वो इस तरह से कनेक्टेड होंगे। इज दैट फाइन? बताओ, फील है इस बात की? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, मैम इट मींस अबे कि
अगर 60 to 40 जाने में जो टाइम लगेगा वो एज कम्पेयर टू 80 to 60 जाने में ज्यादा लगेगा। हाँ, जैसे जैसे Okay. टेम्परेचर फॉल होता जाएगा वही सेम टेम्परेचर फॉल के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में टेम्परेचर जल्दी 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 कम होता है, ठीक है, बाद में टाइम लगता है, ठीक है। यस मैम। ओके, इस बात से एक मिनट, इस बात से आपको दो तीन बातें क्लियर हो रही होंगी। एक तो ये क्लियर हो रहा होगा कि जो रेट ऑफ कूलिंग है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है ना, यस लगातार मैम। चेंज हो रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, मैंने बहुत ही छोटे से इंस्टेंट के लिए फॉल इन टेम्परेचर नोट किया, ठीक है, डीटी शो हुआ, तो ये जो रेट है ये कांस्टेंट रहेगा ना बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए, राइट। यस मैम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। बेटा ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्म लिखी है ना, इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? आगे चले? यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ, उसका आंसर क्या होगा, कौन सा ग्राफ सही है इसमें से। यहाँ पूछा है अ पीस ऑफ मेटल इज हीटेड टू टेम्परेचर थीटा एंड kept in surrounding of temperature theta naught. The nearly correct graph for temperature of metal T of temperature of metal versus time is, बताओ। मैम सी। ओके कैफी, सॉरी कॉफी, बाकी बताओ। मैम सी। ओके मैम अंकिता, सी। कूल, आरती और बच्चे। ओके प्रियांशी, ओके संध्या, गुड। वंदना, वंदना है ना? मैम तन्वी। वही मैं कहती हूँ, तन्वी नहीं आई, ठीक है, दूसरी आईडी से आपने लॉग इन किया है। यस मैम। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट लेट मी एक्सप्लेन यू कि ए बी डी क्यों नहीं है। ये देखो, ये जो ए वाला ग्राफ है ये कांस्टेंट स्लोप दिखा रहा है। बेटा कांस्टेंट स्लोप से यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो कांस्टेंट है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या ये दिखा रहा है कि कुछ टाइम बाद जो टेम्परेचर है वो, सॉरी, टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जबकि हमें पता है टेम्परेचर कुछ टाइम बाद सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो दोनों ही वजह से ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है। अब देखो, इस बी वाले केस में इतनी बात तो सही है कि कुछ टाइम बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगेन स्लोप कांस्टेंट है, तो ये रेट ऑफ कूलिंग को कांस्टेंट बता रहा है, नहीं हो सकता। इस वाले ग्राफ में भी इतनी बात तो सही है, राइट, लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग इंक्रीज हो रहा है, मतलब समझ लो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कूलिंग में टेम्परेचर इंक्रीज हो ही नहीं सकता, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, एक बात बताओ, कोई बॉडी है उसका इनिशियल टेम्परेचर थीटा आई है, ठीक है, हम इसको कूल करने के लिए हमने रख दिया है, कुछ टाइम बाद इसी बॉडी का टेम्परेचर थीटा एफ हो जाएगा। इज दैट ओके? यस मैम। थोड़ा सा सीधा बना देते हैं, एक मिनट। ओके, थीटा आई है इनिशियल टेम्परेचर, आफ्टर सम टाइम जब ये अपना टेम्परेचर फॉल करेगा तो एक थीटा फाइनली अटेन कर लेगा, लेट्स से सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा एस है। एक बात मुझे बताओ, यहां मैंने लिखा थीटा आई माइनस थीटा एफ डिवाइडेड बाई टी, ये क्या लिखा है मैंने? रेट ऑफ कूलिंग। बिल्कुल, दिस इज रेट ऑफ कूलिंग। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा ऑफ बॉडी माइनस थीटा ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। अब जब रेट ऑफ कूलिंग वेरिएबल नहीं है, ऑब्वियसली हमने बॉडी को टेम्परेचर फॉल के लिए रखा हुआ है, तो यानी कि बॉडी का टेम्परेचर लगातार वेरी करेगा, है ना, डिफरेंट 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 होगा। तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को एक सजेशन दिया गया, पहली बात तो ये लिख लेते हैं कि थीटा ऑफ बॉडी इज वेरिएबल, ओके। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस हमको बोला गया कि तुम एवरेज टेम्परेचर ले लो, यानी कि हमको ये चीज रख लेनी चाहिए थीटा ऑफ बॉडी की जगह पर, ठीक है। अब क्या होगा, इससे अप्रोक्सीमेट आंसर्स आ जाएंगे, और न्यूमेरिकल्स 99% जो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं वो इसी फॉर्म से सॉल्व होते हैं। तो बेसिकली हमारा कुछ ऐसा दिखने लगेगा फॉर्मूला, ये देखो। कोई डाउट तो नहीं है एवरेज वाले कॉन्सेप्ट से? नो मैम। ठीक है, हमको पता है जब भी हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना होता है तो अपने को एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। देखो यहाँ पे हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है,
जो एक बॉडी के लिए सेम रहेगा, समझ रहे हो? अगर आपने बॉडी चेंज नहीं करी है तो आप कहीं से भी उस बॉडी को स्टडी करो, के सेम रहेगा। बॉडी चेंज, के का वैल्यू चेंज। ये एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की सबसे ज्यादा एप्लीकेबल फॉर्म है जो हम बहुत यूज करेंगे, ठीक है? इसको ध्यान रखना है। इज दैट ओके? कोई डाउट किसी को इसमें? नो मैम। ठीक है, दिस के इज कांस्टेंट। ओके, चलो मैम इस एक क्वेश्चन कांस्टेंट का सॉल्व। नाम क्या है? क्या? कुछ नाम नहीं है, के से शुरू करते थे, ऐसा कुछ नाम नहीं है इसका। ओके मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ बेटा। टाइम हो रहा है 1970 और 1920 तक का टाइम है, ठीक है? एक छोटा सा सजेशन दूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यस मैम। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन आए ना और T जिसमें by दो तीन 2T. सिनेरियो, हाँ संध्या वेरी गुड, जब भी आपके पास सिनेरियोज आए ना दो तीन, तो आप सबसे पहले पता है क्या करो, एक सिनेरियो उठाओ, फर्स्ट सिनेरियो, और उसमें लिखो कि आपको क्या नोन है मैम और क्या अननोन है। गुड आरती, ठीक है? ऐसे ही आप सेकंड सिनेरियो के साथ करो और फिर देखो कि कैसे आप सेकंड सिनेरियो को इससे आंसर ला सकते हो, क्या चीज सॉल्व कर सकते हो, क्या चीज पुट कर सकते हो। तो एक बार जब आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लोगे ना क्वेश्चन से, तो सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। गुड मीनाक्षी, गुड प्रियांशी। देखो एक बार मैं आप बता देती हूँ, बच्चों ने काफी अच्छे आंसर्स दिए, वेरी गुड। हमारे पास एक फॉर्मूला है ये, ठीक है? तो पहले तो इसे लिख लेते हैं। अब एक बात बताओ, जो फर्स्ट यहाँ पे सिनेरियो है उसके अंदर मुझे थीटा इनिशियल दिया हुआ है 3t, ठीक है? थीटा फाइनल दिया हुआ है 2t, थीटा सराउंडिंग दिया हुआ है t, और कुछ दिया हुआ है, हाँ टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। अब एक बात बताओ, ऊपर से फॉर्मूला देखो और मुझे बताओ क्या गिवन नहीं है। इसमें हमें K. के नहीं दे रखा ना, तो चलो हम के तो कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि बाकी सब दिया हुआ है। ओके, अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं। सेकंड सिनेरियो में मुझे बोला है द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट्स। ये जो वर्ड नेक्स्ट 10 मिनट्स है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुझे बता देता है कि इनिशियल टेम्परेचर वो होगा जो फर्स्ट सिनेरियो का फाइनल टेम्परेचर था, यानी कि 2T. 2t, ठीक है? थीटा फाइनल मैंने को निकालना है, थीटा लिख देते हैं अभी के लिए। और देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, यस मैम. T. टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, वो भी वही रहना है। अब एक बात बताओ, के का वैल्यू क्या अभी भी मेरे लिए अननोन है? No मैम. समझ रहे हो? तो आपको Yes अगर ये मैम. चीज आपने लिख ली तो आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखो, अब बस हम Yes इसमें मैम. वैल्यू डाल देते हैं, है ना? चलो यहाँ पे देखो, थीटा आई माइनस थीटा एफ हो जाएगा टी, इनिशियल माइनस फाइनल, कितने T मिनट by में? 10 मिनट में, ठीक है? के का वैल्यू ऐसे ही रखा। अब आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 5/2t आएगा, माइनस टी होना है, यानी कि 2.5t में से माइनस टी होना है, 2.5 में से -1 विच मीन्स 1.5, तो सिंपल 3/2 लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना? T cancel. 2 से ये 2 by 5, 5. बिल्कुल। के का वैल्यू आ गया 1 by 1/15। 15. बस देखो हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमारे को थीटा निकालना है, थीटा निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। 2t माइनस थीटा डिवाइडेड बाय
10 minutes यानी कि 10 is equals to, इस बार 1/15. you have the value of k, बिल्कुल यहाँ पे रख दो and add this equation, बस देखो आ गया। चलो सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 2t प्लस थीटा माइनस 2t डिवाइडेड बाय 2 आएगा, 2t से 2t कैंसिल, थीटा बाय 2, हाँ थीटा बाय 2 बच गया उधर, 2 से 2 और कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, तो यहाँ पे बच जाएगा 60 माइनस 3 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ये जो बीच में मैंने स्टेप्स को ऐसे बोल के बता दिया है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, सॉल्व करूं मैं उसको? नो मैम, ठीक है, किसी को भी नहीं है? तन्वी, No, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके, ठीक है। अनुष्का बेटा, आप सबको क्लियर है? अनुष्का, अंकिता, Yes, ma'am. ओके, यस मैम, आ गया समझ में। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताओ। नेहा क्लियर है बेटा? Yes, मैम ma'am. ओके, किसका आ रहा है? काफी ने सी बोल दिया ना? यस मैम, गुड बेटा, सी ही आंसर है, क्योंकि देखो मैंने अभी तो आपको बताया था कि जैसे जैसे टाइम मतलब क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, वही सेम चेंज इन टेम्परेचर के लिए ज्यादा टाइम लगने लगेगा, तो ऑब्वियसली मोर देन 5 मिनट्स जाएगा। इज दैट फाइन? यस मैम, Yes, ma'am. ओके बेटा, ओके ये वाला क्वेश्चन करते हैं। टाइम है 1923 और 3 मिनट दिए, ठीक है। मैम 9 मिनट्स, गुड कॉपी, मैम 9 मिनट। गुड मैम आरती, 9। गुड अंकिता, शैली, प्रियांशी बेटा आया आपका? नेहा, मीनाक्षी, Ma'am, 10 minutes. 10 मिनट आ रहा है संध्या, ओके। Yes, ma'am. चलो एक बार सॉल्व करते हैं बेटा, 10 मिनट नहीं 9 मिनट आना चाहिए। देखो फर्स्ट केस में ये ट्रांसफर हुआ है, तो थीटा इनिशियल वुड बी 80 डिग्री, थीटा फाइनल वुड बी 50 डिग्री, ठीक है। Yes, ma'am. पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, अच्छा होता है जितनी बार क्वेश्चन आए उतनी बार फॉर्मूला लिख ही लो, आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। 80 टू 50 जाएगा तो बेटा डिफरेंस कितना हुआ? 30 का। 30, 5 मिनट्स में 5, के का वैल्यू अपने को नहीं पता, 50 और 80 ऐड करेंगे 130 और ठीक है 130/2 minus 20. माइनस 20, 130/2 65, 65 minus 20 means 45, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, सही है। Yes, ma'am.
तो यहां से आपको मिल जाएगा k का वैल्यू 2/15। ठीक है Yes, बेटा? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने सेकंड सिनेरियो पे। और सेकंड सिनेरियो हमसे बोल रहा है 60 to 30 डिग्री चेंज हुआ है, यानी कि यहाँ पे ड्रॉप तो 30 डिग्री का ही है, Yes, लेकिन ma'am. हमको टाइम नहीं पता। k का वैल्यू हमको इस बार ही पता है 2/15, राइट? 60 + 30 ऐड करेंगे 90, 90/2 -20, -20. यानी कि 2/15 इंटू 45 - 20 कितना हो गया? 25। 5 3 से 15, 5 5 से 25, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 9, और 9. 2 से एक मिनट, 2 से ये भी कैंसिल 3। Yes, ma'am. संध्या बेटा समझ में आ गया कहाँ गलती हो गई? संध्या है क्लास में? हाँ संध्या, चलो बता देना बाद में आपको कहीं इशू आया तो, आगे चलते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दोबारा दिखा दो। हाँ ओके मैम, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? Yes, ma'am. चलो अभी के लिए कुछ टाइम के लिए हम भूल जाते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? जिस पर कुछ भी नहीं है। अभी हमने क्या करा, मतलब हमने नहीं करा, साइंटिस्ट लोगों ने करा, उन्होंने एक ग्राफ को स्टडी किया, ठीक है? और ये ग्राफ प्लॉटेड था, एक मिनट, हाँ ये ग्राफ प्लॉटेड था दो चीजों के बीच में ऑब्वियसली। एक था इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। बेटा इंटेंसिटी आज पहली बार सुन रही हो कि पहले भी सुन रखा है, कुछ पता है इसके बारे में? Yes, ma'am. क्या है, होता है इंटेंसिटी, बताओ? Ma'am, like intensity of beam. क्या? मैम ब्राइटनेस। अच्छा ठीक है, चलो अब एक बार समझते हैं इंटेंसिटी का वैसे एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो ये कोई बॉडी है, हायर टेम्परेचर पर है, बहुत हॉटर बॉडी है ये। अभी क्या करेगी, अपने आप से रेडिएशन एमिट करेगी ना। Yes, ma'am. अब आप क्या करो, कहीं भी यूनिट एरिया ले लो, ठीक है? 1 मीटर स्क्वायर, इसको 1 सेकेंड तक ऑब्जर्व करो और ये देखो कि इसमें से कितना नंबर ऑफ रेडिएशंस पास हो रहा है। समझ में आया? 1 मीटर Yes, स्क्वायर का ma'am. एरिया 1 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करना है कि कितना नंबर ऑफ रेडिएशंस इससे पास हो रहा है, तो वो जो नंबर आएगा ना, दैट इज द इंटेंसिटी। ओके, सो बेसिकली इंटेंसिटी इज अ नंबर। एनर्जी, देखो रेडिएशन क्या, एक एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज रेडिएशन। हाँ काफी बोलो। No, ma'am. अच्छा ठीक है, क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब हमने क्या करा, ब्लैक बॉडी ली एक, उसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ऑब्जर्व किया। एक बात बताओ, ब्लैक बॉडी आइडियल कॉन्सेप्ट है ना, तो फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास जो ब्लैक बॉडी है, आपके पास जो ब्लैक बॉडी, किसी और के पास ब्लैक बॉडी है, स्टडी सेम ही रहेगी ना, क्योंकि एक आइडियल Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, जब एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर बताया था कि कोई भी बॉडी है वो क्या करती है, जितनी भी रेडिएशंस उसमें से निकालती है, सपोज उसने 1000 रेडिएशंस निकाली, इन 1000 रेडिएशंस में से वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ पे रेडिएशंस निकालती है, मतलब बहुत सारी वेवलेंथ की रेडिएशंस निकालती है, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस किसी एक वेवलेंथ को डेडिकेटेड होती हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंथ जो रेडिएशंस निकलेंगी वो किसी एक वेवलेंथ की होंगी। इज दैट ओके? Yes, ma'am. यस मैम। तो इसमें से हमने क्या बोला, सपोज 800 रेडिएशन किसी एक्स वेवलेंथ की थी और जो बची हुई 200 रेडिएशन है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की, जैसे कि एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी हो सकती है। तो हमने जब भी ग्राफ ड्रॉ किया, लेट्स से मैंने एक टेम्परेचर T1 पे ग्राफ ड्रॉ किया, तो कुछ ऐसा सा ग्राफ आया था, ठीक है, टेम्परेचर T1 पे। अब आपको दिख रहा है ना एक पीक यहाँ पर, Yes, ma'am. ये जो पीक है इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग मैंने वेवलेंथ λ1 मैक्स लिखी है। बेटा यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि λ1 मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसका मतलब ये है कि λ1 वेवलेंथ की कॉरिस्पॉन्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस ब्लैक बॉडी ने T1 टेम्परेचर पर एमिट करी।
फिर से बोलूं, Yes, T1 ma'am. टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी ने λ1 वेवलेंथ की सबसे ज्यादा रेडिएशंस एमिट करी। मैंने आपको क्या बताया था, इंटेंसिटी इज अ नंबर। देखो इस वेवलेंथ के लिए सबसे हाईएस्ट नंबर है। अभी क्लियर हुआ? Yes, ma'am. किसी को भी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। नो मैम। अब हमने क्या करा, हमने टेम्परेचर कर दिया, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब ये टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ कुछ ऐसा आया, इस तरीके का। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो ये जो पीक है ये हल्का सा कहाँ शिफ्ट हो गया, शॉर्टर वैल्यू की तरफ। यानी कि यहाँ पे ये जो λ2 आएगा ये λ1 से छोटा है। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, अब हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया। अब जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिला, T3। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका पीक और छोटी वैल्यू की तरफ है। Yes, ma'am. तो बेसिकली यहां हो क्या रहा है, यहां पर जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे लैम्डा स्मॉलर वैल्यूज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यही देखने को मिल रहा है ना? Yes, ma'am. बोलो। ठीक है, Yes, ma'am. इसको मैं एक और तरीके से आपको कनेक्ट करके दिखाती हूँ। अगर आपको फील आए तो दैट्स फाइन, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हो, ग्राफ से समझ लो। देखो मैंने आपको जो टॉपिक स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था ना टेम्परेचर क्या है, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल बताया था। ठीक है, एक बार बताओ आपने कहीं भी ये फॉर्मूला देखा है? Yes, ma'am. यस मैम। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब आपने एनर्जी इंक्रीज करी, राइट? अगर आप एनर्जी इंक्रीज करोगे तो वेवलेंथ तो डिक्रीज होगी ना। Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब बेटा हम इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सही बात है? बोलो। Yes, ma'am. और हम लैम्डा मैक्स इंटू टी इज दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं। Yes, ma'am. बेटा यही है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, दिस इज द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कि We mean lambda मैक्स, max into temperature equals to constant. हाँ ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। एक बार इसको रिपीट कर दो। हाँ, कहाँ से रिपीट करूं बेटा? आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल को बताया था। हाँ, ये बताया था ना कि लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बेटा इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि लैम्डा मैक्स और टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ये टी को उधर भेज दो, तो बस वही लिखा है कांस्टेंट। आप देखो इसको ऐसे समझ लो, अगर थोड़ा सा इशू हो रहा है, कहाँ समझाएं, एक सेकेंड। देखो ऐसे समझ लो कि लैम्डा मैक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा, लेट्स से बी और टी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा मैक्स इनटू टी इज इक्वल्स टू, है ना? बोलो। Yes, ma'am. तो बस मैंने वही चीज लिख दी। चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो हमारे पास लास्ट ये स्टेटमेंट आया। ठीक है, ये मैंने बोला ये था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स ने ना इसका कांस्टेंट भी डिफाइन किया। उन्होंने कांस्टेंट डिफाइन किया बी से, और बी का वैल्यू था 2.89 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन। ठीक है, ये है पूरा वीन्स लॉ। इसमें जो बी है ना, दिस इज कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट। कोई दिक्कत? No, ma'am. ठीक है, अब मैं आपको, अभी आपको फील नहीं आई होगी कि कितनी बड़ी डिस्कवरी है ये, कितना बड़ा बात बोल दिया इन्होंने और कितनी बड़ी एक्सप्रेशन है ये। लेट मी गिव यू अ फील। आप अभी अगर गूगल पे टाइप करो कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सन, आपको कोई वैल्यू मिलेगी ना? अब एक बात Yes, बताओ, ma'am. सन का टेम्परेचर पता कैसे चला? कौन गया था सन पे थर्मामीटर लेकर? नहीं ना। फिर भी हमको यहाँ बैठ के कई सारे स्टार्स का टेम्परेचर पता है। कैसे पता है?
कैसे हम बता देते हैं कि ये वाले प्लेनेट पे जो क्लाइमेट है वो हमारे रहने के लायक नहीं है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, यहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कैसे पता चलता है ये सब? ये इस एक ये वाला लॉ है, एक अगला एक और लॉ आएगा, उसकी मदद से आप ये सब जज कर पाते हो। देखो ये हमारी अर्थ है, बड़ी गंदी सी बनी है पर अर्थ है ये, ठीक है। अब देखो सन से रेडिएशंस तो आती है ना अर्थ तक, यस हमने मैम। क्या करा, Yes, इन रेडिएशंस ma'am. को स्टडी किया, इन रेडिएशंस का हमने स्पेक्ट्रम बनाया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर हमने इस स्पेक्ट्रम को स्टडी किया और इसमें से हमने मैक्सिमम वेवलेंथ निकाली सन की, कि जो सन की रेडिएशन आ रही है उसमें से कौन सी ऐसी वेवलेंथ है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा रेडिएशन आई, ठीक है। अब हमारे पास लैम्डा मैक्स आ गया, टेम्परेचर हमको नहीं पता, पर बेटा बी का वैल्यू तो हमको पता है ना, यहां से हमने टेम्परेचर निकाल लिया। ऑब्वियसली एक अप्रोक्सीमेट तरीका है ये टेम्परेचर निकालने का, बट एग्जैक्ट वैल्यू तो किसी को भी नहीं पता। तो यही तरीका है जिससे हम किसी भी स्टार का, किसी भी हेवनली बॉडी का टेम्परेचर यही अर्थ पर निकाल सकते हैं, सिर्फ उसका स्पेक्ट्रम स्टडी करके। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है। अभी जो आप कर्व देख रहे हो ना, इस कर्व में दो बातें हुई, अगर आपने ध्यान से देखा हो कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया वैसे वैसे लैम्डा जो था वो शॉर्टर वैल्यू की तरफ शिफ्ट हुआ, है ना। एक चीज तो ये थी। अगर आप इस कर्व को नोटिस करो तो एक चीज क्या हुई है कि पीक राइज हुई है ना। यस मैम। Yes, ma'am. बेटा लैम्डा का शिफ्टिंग होना तो सही है, पर पीक राइज होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पीक राइज हो और हो सकता है कि ना हो, ठीक है, पर लैम्डा का शिफ्टिंग जरूर होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। हमने ऐसा मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम होगी, यही एक फैक्ट है, ठीक है। ये तो बुक्स में डायग्राम इस तरह से बनाया हुआ होता है, इसलिए मैंने यही बनाया ताकि आप कनेक्ट कर पाओ जब भी कभी बुक से पढ़ो। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें आप देखोगे कि जो पीक है वो ज्यादा डिफर नहीं कर रही है टेम्परेचर वेरी करने पर भी, ठीक है। अब एक चीज मुझे और बतानी थी आपको इस ग्राफ से, बेटा ये जो इस ग्राफ के अंडर कर्व एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस एरिया अंडर द कर्व, ये हमको दे रहा है टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। ये क्या दे रहा है? टोटल नंबर ऑफ रेडिएशंस। या आप ऐसे बता सकते हो कि ये हमको इंटेंसिटी दे रहा है, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। बेटा एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया कि ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी टेम्परेचर की पावर 4 के। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब देखो फिजिक्स ना दो तरीके से डेवलप हुई है, एक है थ्योरी और एक है एक्सपेरिमेंट। कुछ चीजों की थ्योरी पहले आई और उसको किसी एक्सपेरिमेंट ने वैलिडेट किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स पहले हुए, उनको स्टडी किया गया, उनकी फाइंडिंग्स को स्टडी किया गया और थ्योरी बन गई, समझ रहे हो। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है जिस पर एक इंपॉर्टेंट लॉ बेस्ड है, ठीक है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग। बेटा समझ में आया? यस मैम। ठीक है। और ये जो लॉ है ना, ये ब्लैक बॉडी तो 100% फॉलो करेगी, जो नॉर्मल बॉडी है वो कुछ डेविएशंस के साथ फॉलो करेगी, ठीक है, पर फॉलो हर बॉडी कर लेगी इस लॉ को, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन Yes, करते हैं, अगर कोई इशू नहीं है तो। ये वाला क्वेश्चन बताओ। देखो मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रही थी, यहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है बट पीक सेम है, मतलब सिमिलर है, ठीक है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल है। मैम बी। गुड। बाकी बताओ। Ma'am B. बिल्कुल अंकिता, शैली, संध्या, प्रियांशी, नेहा, मीनाक्षी, कमान, मैम बी। तन्वी, यस मैम। ओके। अंशिका बताओ बेटा। मैम बी है पहले मैं ठीक है। कंफ्यूज हो रही थी कि लैम्डा 2 लिखा है शायद यहाँ पे, फिर मुझे ध्यान हाँ आया। हाँ, वो थोड़ा सा देखो, ये आईआईटी का क्वेश्चन है ना, बस ऐसे ही खेलते हैं। लैम्डा 1 छोटा है लैम्डा 3 से, लैम्डा 3 छोटा है लैम्डा 2 से, बिल्कुल इनके अपोजिट जाएंगे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स। देखा, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना लास्ट क्लास से ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद से, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल वाइज और थ्योरेटिकली कॉम्पिटिशन वाइज भी। क्योंकि क्या है कि जिसने नहीं पढ़ा होगा ना वो एक क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, और जिसने करा होगा 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे उसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी का, ठीक है। सो ऑब्वियसली बी इज द आंसर।
वेरी गुड। यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे पहले बस मैं एक चीज बता दूं कि जब भी आप टेम्परेचर का वैल्यू पुट करो ना, उसको केल्विन में पुट करो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। केल्विन में वैल्यूज पुट करो। मैंने आपको याद हो तो बी का वैल्यू जो बताया था वो भी केल्विन में बताया था, ठीक है ना। फटाफट से बताओ क्या आंसर आ रहा है। और टाइम हो रहा है 1941, ठीक है। 3 मिनट का टाइम है आप पे। मैम एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 होती है, फिर +10 होती है। -10 छोटा, और लेकिन उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो आंसर भी एंगस्ट्रॉम में दे रखा है। यस मैम। मैम डी। अंकिता, अंशिका का आ रहा है, राइट अंशिका? यस मैम डी 3000 ओके, एंगस्ट्रॉम। 5000। बी बोल रहे हो, डी नो बोल रहे हो? मैम डी 3000 एंगस्ट्रॉम। ओके, मैम ए 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके आरती, मैम ए क्या आ रहा है काफी? मैम -3000 एंगस्ट्रॉम। माइनस तो नहीं मैम आएगा। ए ए आ रहा है काफी। मैम डी संध्या। अच्छा, संध्या का ए आ रहा है। ओके, मैम मेरा डी आ रहा है। तन्वी। यस मैम। ओके, अंकिता, आरती। आरती का तो आ गया। अंकिता, ज्योति, मीनाक्षी, क्या आ रहा है बेटा? शैली, संध्या, संध्या का तो आ गया। मैम हमने बता दिया। हाँ हाँ हाँ, देख लिया मैंने। मीनाक्षी ने भी डी मैम बताया हमने है। बताया ही नहीं। आपने बताया मैम नहीं? डी डी मैम डी। हाँ, लिखा हुआ है आपका, ठीक है। चलो वेरी गुड। मीनाक्षी, तन्वी काफी, अंशिका सबने सही बताया। एक बार मैं चैट और देख लूं किसी और को तो मिस नहीं हुआ। मैम मैं बोल रही हूँ डी डी। अंकिता बोल रही है ना, तो अंकिता को तो लिख दिया यस मैंने, मैम। नहीं लिखा, ठीक है। चलो, जिनका भी डी आया है सही आया है, बढ़िया आया है, गुड। मीनाक्षी, तन्वी एंड अंकिता काफी एंड अंशिका। अभी एक बार देखते हैं कि कैसे आया होगा। ठीक है, देखो हमने अभी देखा था ना लैम्डा मैक्स इंटू टी इज कांस्टेंट, तो बेटा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। वही बात है, आपको एक वेवलेंथ दे रखी है 5000 एंगस्ट्रोम, टेम्परेचर दिया हुआ है 1227, बट मैंने बोला था कि हमको किस में रखना है, केल्विन में रखना है। 1500। बिल्कुल 1500 आएगा, ठीक है। और लैम्डा 2 हमको निकालना है। अब बोला है कि टेम्परेचर 1000 डिग्री से 1500। हुआ। हाँ, तो आप लोगों को ना ऐसा करने की जरूरत नहीं कि पहले सेल्सियस में ऐड करोगे फिर 273 ऐड करोगे। याद करो जब हमने थर्मोमेट्री का एक क्वेश्चन करा था, वहां मैंने आपको ये चीज लिखवाई थी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड में जो चेंज होता है वो 1 केल्विन चेंज के बराबर होता है, और 1.8 टाइम्स होता है फ़ारेनहाइट चेंज के। याद है क्वेश्चन करा था हमने ऐसा? यस मैम। हम्म, तो वहां से डायरेक्ट आपको क्या रखना है कि इसमें ही 1000 ऐड कर दो, 2500। ठीक है। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 से ये 1000। कैंसिल 1000, 3000। बस आ गया मैं 3000। संध्या, आरती समझ में आया बेटा कहाँ गलती रही? मैम 3 ही आया था, मुझे खुद ही खुद की हैंडराइटिंग समझ नहीं आई। ओके ओके, कोई इश्यू नहीं। चलो गुड संध्या। बेटा आरती आपको क्लियर हुआ? शैली, नेहा बेटा क्लियर है? यस मैम। यस मैम। कूल कूल कूल। चलिए, ये वो लॉ था जिसकी मैं बात कर रही थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और जो उसी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग पे बेस्ड है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ठीक है। इंटेंसिटी को हम क्यू ए टी भी लिख सकते हैं,
टी की पावर 4 के बराबर। ठीक है, अभी वाला साइन हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो देखो वो कांस्टेंट है सिग्मा, और बेटा जो सिग्मा है ना, एक मिनट, दिस सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट। ठीक है, और इसका वैल्यू है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। जल्दी से यूनिट बताओ, क्या यूनिट होगी इसकी? मैम ए क्या है? एरिया बता दो तो, और क्यों? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यस मैम। बताओ क्या आएगी इसकी एसआई यूनिट? मैम जूल पर मीटर सेकंड रेज़ टू पावर 5। गुड। मैम वॉट केल्विन मीटर में, स्क्वायर। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, और साथ में वॉट ये भी तो पर आएगा मीटर केल्विन, स्क्वायर। केल्विन भी तो आएगा। यस मैम। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन 4। ठीक है, दिस इज सिग्मा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो हमारे पास Q/T है, दिस इज पावर ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ए टी की पावर 4, ये Q/T, दिस इज पावर ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम। यस मैम, यस ठीक है, मैम। ये दोनों ही स्टीफेंस लॉ है, इनकी फॉर्म है, और दोनों ही ब्लैक बॉडी के लिए वैलिड है। पर अगर आपसे कोई बोले कि हमें नॉर्मल बॉडी के लिए लिखना है, तो बड़ा सिंपल है, एक सेकेंड, हाँ, तो बड़ा सिंपल है कि आप P को जैसे देखो, ये तो हमारे पास टर्म था ही, इसमें एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दो E, स्मॉल e, बेटा इसका मतलब है एमिसिविटी। ठीक है, और एमिसिविटी क्या है? इट इज द रेशियो between the power radiated by normal body to the power radiated by the black body। नहीं समझ में आया होगा? चलो, E का वैल्यू अगर 0.8 है, इसका मतलब जो भी बॉडी आप स्टडी कर रहे हो, वो ब्लैक बॉडी के मुकाबले उसकी 80% रेडिएशन को एमिट कर रहा है या रेडिएट कर रहा है। नहीं क्लियर होगा या क्लियर हुआ अभी? मैम हो गया। ठीक है, याद हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी which radiates maximum number of radiation at a given temperature। ठीक है, मैक्सिमम Yes, बोला था ma'am. जब मैंने बताया था। ओके, देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये पावर क्या हो गई? पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी NB, और ये सिग्मा ए टी की पावर 4 क्या था? पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो देखो दिस इज E ना, ये तो मैं बोल रही थी, रेशियो ऑफ पावर रेडिएटेड बाय नॉर्मल बॉडी टू द पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी। बेटा जब ये फ्रैक्शन है, तो आपको पता है फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करता है। यस मैम। ठीक है, अगर E का वैल्यू 1 हो गया, तो यानी कि जो बॉडी आप ऑब्जर्व कर रहे हो दैट इज ब्लैक बॉडी। फाइन। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैम ठीक इनकी है। वैल्यू 0 हो सकती है? 0 का मतलब है कि कोई एमिट ही नहीं कर रहा वो पावर, है ना। तो अगर ऐसा कोई बॉडी मिल जाए जो कुछ एमिशन ही नहीं कर रहा, तो हो सकती है। लेकिन आपको पता है कि बॉडीज एमिट करती ही है हमेशा एट ऑल टेम्परेचर, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। यस मैम। कम ज्यादा कर सकती है। ठीक है, एक चीज मुझे और बतानी थी आपको। जैसे कि हमारे पास ये एक रूम है, सपोज T0 टेम्परेचर पर, इसमें आपने एक बॉडी रखी, अभी ब्लैक बॉडी बोल देते हैं इसको, जिसका टेम्परेचर, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, जिसका टेम्परेचर है T। अब मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं पावर एमिटेड निकालना चाहती हूँ, तो मैं कौन सा टेम्परेचर यूज करूँ, T0 की T? बिल्कुल, क्योंकि एमिशन फ्रॉम विद इन होता है, खुद के टेम्परेचर की वजह से होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे पावर एब्सॉर्ब निकालना चाहती हूँ, तभी क्या रखें? टी। अब टी टी डॉट नॉट, आ जाएगा। T0 सराउंडिंग की वजह से। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे को नेट पावर बता दो, तो आप ऐसे भी तो बता सकते हो, सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, बता सकते हो। यस मैम। ठीक है, अब हम बोलें कि हमारे पास ये नॉर्मल बॉडी है, अब इस वाली चीजें बताओ। तो हमको पता है कि अगर नॉर्मल बॉडी है तो आगे E लगा दो, कोई फर्क नहीं, है ना। यस मैम। बेटा ये भी क्या है, इसमें ये वाली जो टर्म है नीचे वाली, नेट पावर, दिस इज द फॉर्म ऑफ स्टीफेंस लॉ, दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ स्टीफेंस लॉ।
ठीक है, फाइन, Yes, ma'am. ओके। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है वेरिएशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी emitted by sun, filament of tungsten lamp and welding arc as a function of its wavelength is shown in figure. ठीक है, which of the following option is correct? Match. देखो, हो सकता है हम, क्या आ रहा है बेटा? डी। ओके, देखो हो सकता है कि हमको टेम्परेचर्स ना पता हो टंगस्टन लैम्प के, वेल्डिंग आर्क के, पर अपने को एक बात पता है कि सन क्या है, एक ब्लैक बॉडी है। ठीक है, अच्छा, यहां पर T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर ज्यादा, हाँ टेम्परेचर ज्यादा, गुड आरती, टेम्परेचर ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा ना, रेडिएंट एनर्जी भी ज्यादा। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रेडिएट करता है? ब्लैक बॉडी करती है ना, Yes, ma'am. Sun. इट इज सन। C. ठीक है, बाकी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और रिजल्ट आप ड्राइव कर सकते हो कि λ3, λ2, λ1 में ये रिलेशन है। ठीक है, Yes, Okay. ma'am. चलो सी कैसे? एक एक क्वेश्चन बताओ, कोई कुछ पूछ रहा है? सी वाला कैसे होगा? मैंने बोला ना, देखो बेटा, टेम्परेचर वेरिएशन आप देख सकते हो इस तरीके से। ऊपर से वी हैव अ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी की कॉरेस्पॉन्डिंग हमको पता है कि सबसे ज्यादा रेडिएशन एमिट कौन करेगा? ब्लैक, मतलब सबसे ज्यादा रेडिएशन एमिट कौन करता है? ब्लैक बॉडी करती है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब भी वही करती है। टेम्परेचर की कॉरेस्पॉन्डिंग आप रेडिएंट एनर्जी का रिलेशन निकाल सकते हो इस तरह से। ठीक है, बस इसलिए मैंने बता दिया कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो सन होगा सबसे पहले T3 पर, हायर टेम्परेचर पर। ठीक है, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें दो बॉडीज दी हुई है, ए और बी। इनकी रेडियस के बीच में रिलेशन दिया हुआ है ये, कि रेडियस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 400 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बी। एक दिया हुआ है पावर रेडिएटेड बाय ए इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ बी। आपसे पूछा है कि दोनों जो बॉडीज हैं उनमें से वेवलेंथ जो एमिट हो रही है उसका रेशियो क्या होगा। ओके, सो 1953 टाइम हो रहा है और आप ले लो इसमें 4 मिनट्स मतलब। बेटा कर रहे हो सॉल्व या मैं करूं? मैम आप कर दो। ठीक है, देखो हमारे पास स्टीफेंस लॉ है जो हमें बताता है कि पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला है सिग्मा ए टी की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे कुछ एमएससीबीटी का रोल दिया नहीं है, जब नहीं दिया तो ब्लैक बॉडी मान के सॉल्व कर लो। ठीक है,
अपन ये दोनों चीज पी ए और पी बी के लिए लिखते हैं। बेटा सिग्मा तो एक कांस्टेंट है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी ये ऐसे, ठीक है। आप ऐसे ही पीबी के लिए भी टर्म लिख लो। अब एक बात बताओ, अगर हम इन्हें स्फीयर मानते हैं तो एरिया क्या आएगा, 4πr², यस है ना। मैम। 4π दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो r² बचेगा, अगर मैं इनके रेशियो ले लूं इस तरीके से। यस मैम। ठीक है, तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, 4π कैंसिल, ऊपर बचा r²a t⁴ और नीचे बचा r²b t⁴b। ठीक है, देखो r²a की जगह में 1600 इंटू r²b लिख सकती हूँ ना इस रिलेशन से। यस मैम। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 16 इंटू 10⁴ इंटू t⁴a और नीचे से r²b और ऊपर से r²b कैंसिल, अपने पास ये बचा। ठीक है, एक बात बताओ, पी ए बाई पी बी इज 10⁴ ना। यस मैम। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁴ लिख सकते हैं। सब में 4 4 4 है ना, 4 को मैम हटा देते हैं। डिनोमिनेटर में t⁴ भी नहीं आएगा। सॉरी, ठीक है, 4 को हटा दिया। अब अपने पास जो टर्म बचा वो बचा 2 इंटू 10 इंटू t⁴a अपॉन t⁴b इज इक्वल्स टू 10। 10 से 10 कैंसिल और यहां से आपको ta बाई टीबी का वैल्यू मिल गया 1/2। अब अपने को पता है किससे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से, कि लैम्डा ए, देखो यहाँ पे हमने लगाया दिस इज स्टीफेंस लॉ, एक बार लिख देते हैं कि ये है स्टीफेंस लॉ, इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूज करा हमने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या बोलता है ये, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि आप इसको लैम्डा बी बाय लैम्डा ए भी लिख सकते हो ना, और हमको क्या चाहिए, लैम्डा ए बाय लैम्डा बी यानी कि 2। कूल, यस मैम। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन और हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का भी लास्ट पॉइंट। ठीक है, द एंड। बताओ, चुने वाला भी मैं बता देती हूँ, थ्योरी है। ये पूछ रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एन अप्रोक्सीमेट फॉर्म ऑफ स्टीफेंस लॉ। बेटा जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है, टेम्परेचर डिफरेंस किसमें, बॉडी और सराउंडिंग में, इज वेरी स्मॉल, ये स्मॉल ही मान लो, ठीक है, देन जो हमारा स्टीफेंस लॉ है ना, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की तरह एक्ट करने लगता है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज द स्पेशल केस ऑफ स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। इज दैट फाइन, इसको याद रखना, अच्छी चीज है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो अभी 1 मिनट रुक जाओ बस, हमारी क्लास तो ओवर हो गई। हाँ, तो हमारा जैसे ये फर्स्ट चैप्टर था जो मैंने ही पढ़ाया था और मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हम लास्ट में सिर्फ 2 क्लासेस के लिए मिले थे। यस तो मैम। मतलब कुछ सही था चैप्टर, न्यूमेरिकल्स सफिशिएंटली हुए और थ्योरी Yes, वगैरह ma'am. सब सही थी, कैसा था ऐसा फीडबैक दे दो, तो दैट हम आगे वाले चैप्टर्स पे काम करें। मैम बहुत कुछ मस्त था। मस्त था, ठीक है, यस मैम। मतलब सही गलत, कह रही हैं। ठीक है, अगर कुछ गलत है तो भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब इट्स फाइन, अगर कुछ सुधारना भी है तो। नो मैम, इट्स टू गुड। थैंक यू। मैम डीपीपी और कहाँ मिलेंगी इसकी मॉड्यूल? हाँ, ये ना अभी हम उस पे काम कर रहे हैं, पीपीटी वगैरह आपकी सारी, डीपीपी और क्लास नोट्स, असाइनमेंट्स, मॉड्यूल्स, ये सब चीजें, रिकॉर्डिंग वगैरह सब एक ही शीट पे आते हैं, जैसे शायद बाकी सारे सब्जेक्ट की शीट्स आपके पास होंगी। तो वी विल ट्राई टू डू दैट विद फिजिक्स ऑल्सो, काम चल रहा है उसमें, जल्दी मिल जाएगी, मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, डोंट वरी। यस मैम। ओके, चलो, टाटा, बाय बाय, बाय गुड मैम। नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।